अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर बरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क एक कौम की तलाश में। जो मदीना सानी जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, इनके हुक्मरानों का तर्ज़ हुक्मरानी ये भूल गए। हालांकि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर मिसाली था। इस आय मुबारक से आप आगाज़ करते हैं जो सूरह हाक़ा चैप्टर नंबर 69 ऑफ द होली कुरान है और इसकी आयत नंबर 18 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यौम इज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। उस दिन तुम्हारी पेशी होगी और तुम्हारा कोई राज खुफिया न रहेगा। मेरी अहबाब हल्लो उक़द से इतनी गुजारिश है कि कभी कभी जो है वो कुरान के औराक की वरक़गर्दानी कर लिया करें फ़ुर्सत के लम्हात में से, और ये देखा करें कि एक दिन हिसाब का दिन है जिस दिन आपका कोई राज कोई सीक्रेट पोशीदा ना होगा। आपने कितना माल खाया, कितनी रिश्वत दी, कितने किकबैक्स लिए, आप कितने लोगों पर ज़मीन तंग करते रहे, कितने प्लॉट्स लिए, आपकी बैरून मुल्क कितनी जायदादें हैं, आज न सही उस बड़ी बारगाह में अल्लाह की अदालत में आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। और फिर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह कौल तमाम हुक्मरानों के लिए एक नोश्ते दीवार की हैसियत रखता है। आपने फरमाया, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासिबू वज़नुहा क़ब्ल अन तुज़िनू व तुहय्यू लिल अर्दिल अकबर। इससे पहले कि अल्लाह ताला के सामने मुहासबा किया जाए, तुम अपना खुद मुहासबा करो। खुद एहतिसाबी का दर्स दिया हुक्मरानों को। इससे पहले कि तुम्हारा वज़न हो, खुद अपना वज़न कर लिया करो और क़यामत के दिन सबसे बड़ी पेशी का इंतज़ार करो। जी नाज़रीन, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ, वो मिसाली दौर हुकूमत था जिसकी बुनियाद पर आज मगरबी दुनिया उमर लॉस की उनकी रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किए हुए, लेकिन आज मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा थी, हमने कुरान को बुला दिया, सुन्नत व सीरत को बुला दिया और सैयदना उमर फ़ारूक की रिफॉर्म्स को जो 43 इस्लाहात हैं, हम उसके करीब से भी नहीं गुजरे। वो किताबों की हद तक मौजूद हैं। इस्लाम के आला अदालती अखलाकियात, ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है। किताबों की औराक की जीनत तो है मगर उसके अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन लें, ज़रा ये कौल सुन लें कि सैयदना उमर कूड़े क्रिकेट के ढेर के करीब से गुजरे तो वहाँ रुक गए। उनके साथ चलने वाले बड़ी अजियत महसूस करने लगे तो सैयदना उमर ने उन्हें कहा कि ये वो तुम्हारी दुनिया है जिसके पीछे तुम भागते हो और उसके ना मिलने पर रोते हो। दुनिया और इसका साजो सामान, मालो दौलत, ऐशो इशरत, रक्स व सुरूद, शबाब व कबाब को कूड़े क्रिकेट के ढेर से ताबीर दी, जिसके लिए आज सैनेट की टिकटें खरीदी जाती हैं, जिसके लिए ईवान मछली मंडी बनता है, उसकी हैसियत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर से भी ज़्यादा नहीं। वरना वो अपने ना मानने वालों को अगर दुनिया ही इतनी कीमती चीज़ होती तो कभी ना नवाजता। फिर सैयदना उमर फ़ारूक जब खुतबा देते हैं तो हाल ये था कि आपके जिस्म मुबारक पर जो कमीज़ थी उसमें 12 पैबंद लगे हुए थे, जिसमें 3 पैबंद चमड़े के थे। हेड ऑफ स्टेट, लाखों मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाला हुक्मरान ये नहीं देखता कि मेरा लिबास क्या है, मेरी सवारी क्या है, मैं किस जगह पे बैठा हूं। ये देखता है मेरी वजह से अवाम को नुकसान तो नहीं है, अवाम की दादरसी तो हो रही है, लोगों का पेट तो भर रहा है, इस्लामी अक़दार का एहया तो हो रहा है। वो अपनी ज़ात का नहीं सोचते, इस्लामी तहजीब व सकाफ़त का सोचते हैं। वो इस्लामी तहजीब व सकाफ़त के बारे में सोचते हैं। सैयदना उमर एक मरतबा जुमे के लिए घर से देर से आए तो नमाजी इंतज़ार कर रहे थे बहैसियत हेड ऑफ स्टेट अमीरुल मोमिनीन। जब पहुँचे तो माजरत की, फरमाया मेरे पास एक ही कमीज़ थी, वो मैली थी, मैं वो धो रहा था इसलिए देर से आया हूँ। कुर्बान जाएं सलाम उस उमर फ़ारूक पर जो हेड ऑफ स्टेट होने के बावजूद एक कमीज़ जेबे तन करता है और जुमे में अगर देर से पहुँचे तो माजरत करता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई लिबास नहीं। ज़रा हुक्मरान अपने ज़मीर को झंझोड़ के कहें कि आज मुल्क की और आवाम की क्या हालत कर दी है। गर्दिशी कर्ज़ों के बोझ में जकड़ कर, सूदी मईशत में जकड़ कर तुम समझते हो बरकतें आएंगी, जब तक उमर फ़ारूक वाला निज़ाम नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कौम एक मुल्क की तलाश में है। और आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उमर फ़ारूक के बेटे हैं, आपको किसी ने तोहफा दिया, सैयदना उमर को पता चला, फरमाया बैतुल माल में जमा करवाए। जी हाँ, तोशा खाने की घड़ियाँ बिक जाती हैं। भारी भरकम ताइफ जो वजीर आजम या सदर को मिलते हैं आज तक नामो निशान नहीं मिला। लेकिन एक वो हेड ऑफ स्टेट जो लाखों मुरब्बा मील पर हुकूमत करता है, उनके बेटे आसिम बिन उमर को तोहफा मिलता है तो वो भी बैतुल माल में जमा होता है। सैयदना उमर फ़ारूक फिर अपनी बीवियों को रियासत के उमूर में दखल अंदाजी से मना करते थे। यहाँ खातून अव्वल के टाइटल होते हैं, खिलाफा मॉडल में खातून अव्वल का कोई टाइटल नहीं होता।
ایک دفعہ سیدنا عمر نے اپنے کسی عامل کو صدا سنائی تو اس کی سفارش کے سلسلے میں آپ کی بیوی نے کہا اے امیر المومنین آپ اس پر اس طرح کیوں سختی کرتے ہیں؟ سیدنا عمر نے فرمایا تجھے اس معاملے سے کیا غرض، تو اپنے چرخے کی طرف دھیان کر جو تیرا کام نہیں، اس کی طرف توجہ مت کر۔ یعنی سفارش جھٹلا دی اور اسے فرمایا اپنے کام سے کام رکھو۔ ناظرین یہ وہ ماڈل ہے کہ ملکہ روم کا تحفہ ایک ہار کی صورت میں ملا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو، آپ نے وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دیا۔ پوچھا یہ تو تحفہ تھا، فرمایا یہ عوام کی امانت ہے، عوام پر خرچ ہوگا۔ پھر اسید وہ انصاری عورت تھی جنہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی اور غزوہ احد میں مشک کے پانی بھر بھر کے پلاتی تھی زخمیوں کو، آپ نے وہ چادر اور وہ تحفہ اس صحابیہ کو دے دیا اور ان کا اکرام کیا۔ پھر سیدہ حفصہ اور آپ جو ہے وہ مال ملا آپ کو کہیں سے، تحفے میں کچھ چیزیں ملی تو سیدنا عمر نے فرمایا یہ بیت المال میں جمع کرواؤ، لوگوں کا حق ہے۔ پھر سسرالی رشتہ داروں کو ذاتی مال سے 10,000 درہم عطا کیے اور جھڑک کے منع کر دیا کہ آئندہ کے بعد بیت المال کے مال میں سے مجھ سے کچھ نہ مانگنا، یہ عام لوگوں کا حق ہے۔ پھر اپنی جیب سے ان کو عطا کیا۔ یہ ہوتے حکمران۔ اندازہ کریں کہ سیدنا عمر لوگوں کے مال سے کس قدر اجتناب کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل خانہ کو اپنے منصب خلافت کی مدد سے معمولی سامان حاصل کرنے سے بھی روکتے تھے۔ اگر سیدنا عمر نے اپنے اور اقربا کے لیے اپنا میدان کھلا چھوڑتا، خوشحال رہتے، تو پھر خزانہ خالی ہو جاتا، لوگوں کے لیے پریسیڈنٹ، لوگ بھی خائن بن جاتے۔ تو آپ نے خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کی بجائے قسم پرسی کی حالت میں اتنے بڑے علاقے پہ حکمرانی کی، اور جب قرآن کی تلاوت کرتے تو پھوٹ پھوٹ کے روتے اور سیدنا علی سے پوچھتے کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے، قیامت کے دن میری باز پرس نہ ہو؟ تو سیدنا علی آپ کو دلاسا دیتے، آپ کا بوسہ لیتے، فرمایا امیر المومنین آپ نے حق ادا کر دیا۔ انہی تمام موضوعات پہ انشاءاللہ بات کریں گے، طرز حکمرانی کیسا ہو، پولرائزیشن کیسے ختم ہو، اور ایسے حکمران اس ملک میں کیسے آئیں